दिसंबर 2021 के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पे हैं। करीब 4 साल बाद पुतिन भारत आ रहे हैं। 4 और 5 दिसंबर को होने वाली 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट में पार्टिसिपेट करेंगे और इस समिट में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। लेकिन 2021 से 25 का ये लंबा टाइम पीरियड बहुत कुछ देकर के गया है। फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से दुनिया के देशों में ऑयल प्राइसेस की हाइक देखने को मिली। उसके बाद इजराइल हमास वॉर और पैलेस्टीन टेंशंस देखने को मिली और मिडिल ईस्ट यानी मुस्लिम देशों की जियोपॉलिटिक्स के अपने एक अलग इंटरेस्ट है, ये दुनिया से छुपे नहीं है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में वापस आ चुके हैं। जिस ट्रंप के लिए भारत में हवन हुए, वही ट्रंप आज भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। 50% का टैरिफ अब तक कंटिन्यूएशन में है। पहलगाम हमले का जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर किया। इसके बाद पाकिस्तान ने जब टेंशन एस्केलेट की तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने वाहवाही लूटने के लिए आ गया और उन्होंने कहा, मैंने ट्रेड और इकोनॉमी की धमकी देते हुए भारत और पाकिस्तान को सुलह समझौते पर राजी कर लिया है। Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. सीज फायर एग्रीमेंट के लिए राजी कर लिया है। पाकिस्तान ने तो इसे माना, लेकिन भारत ने ट्रंप के सारे दावों को खारिज कर दिया। Clear, it was the force of Indian arms that compelled Pakistan to stop its firing. डोनाल्ड ट्रंप यहीं नहीं रुके, एक नहीं कई बार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट का क्रेडिट ले चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा और अमेरिकन नैरेटिव को कैसे काउंटर किया, तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी इसको की समिट चाइना में हुई। फिर भारत, चीन और रूस एक साथ खड़े हुए दिखाई दिए। फिर ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की समिट हुई। फिर तीनों देश एक साथ खड़े हुए और अमेरिका को चिढ़ाने जैसा कृत्य कर रहे थे और बता रहे थे कि अब तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। अगर फिर से डोमिनेंस स्थापित करने का प्रयास किया तो एक अलग करेंसी की बात की जाएगी, जो हर डिप्लोमेटिक स्तर पर, हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ब्रिक्स करेंसी की बात होने लगेगी। यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और ब्रिक्स के देश साथ मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर बनाने की बात कर सकते हैं। और इन सारी सिचुएशंस ने दुनिया के पूरे जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर को बदल कर रख दिया। This term, the global order is changing, is for real. It is for real this time. तो आइए समझते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा। एक बात याद रखिए, इंडिया और रशिया के लीडर्स की जब भी मुलाकात होगी तो सिक्योरिटी से लेकर स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट तक, हिस्ट्री से लेकर डिप्लोमेटिक एंगल तक हर सेक्टर पर बात होगी। लेकिन इंडिया रशिया रिलेशनशिप का जो इस समय कोर बना हुआ है वो है डिफेंस और एनर्जी सेक्टर। भारत के अगर ओवरऑल ट्रेड की बात करें तो साल 2024-25 में भारत और रूस के बीच करीब $68 बिलियन का ट्रेड हुआ है। बात अगर डिफेंस सेक्टर की करें तो भारत बहुत बड़े पैमाने पर रूस से हथियार खरीदता है। इसमें MiG-21, MiG-29, Su-30, कामोव Ka-31 जैसे मॉडर्न फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स, न्यूक्लियर पावर सबमरीन चक्रा 3 और BMP-21 FVS इन्फेंट्री व्हीकल शामिल हैं। भारत करीब $5 बिलियन का S-400 डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदता है। ये वही S-400 डिफेंस सिस्टम है जो भारत का सुदर्शन चक्र बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की तो इसी सुदर्शन चक्र यानी S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को रोका था। ब्रह्मोस जो भारत और रूस के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से बना है, भारत की नदी ब्रह्मपुत्रा और रशिया के मॉस्कोवा पर इसका नाम दिया गया है। ब्रह्मोस का नाम सुनते ही पाकिस्तानियों की हवा टाइट हो जाती है। एक अकेले ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के कई सारे एयर बेसेस को मिट्टी में मिला दिया था और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एवाक्स तो अवाक रह गया था, जिसको सीधे ब्रह्मोस ने नेस्तनाबूद कर दिया था। इस समिट में भारत बचे हुए S-400 डिफेंस सिस्टम की टाइमली डिलीवरी की बात कर सकता है। रशिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 की बात कर सकता है। एडवांस S-500 डिफेंस सिस्टम की भी बात कर सकता है। रूस के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर अलेक्जेंडर फोमिन और भारत के विनय कुमार के बीच एक महत्वपूर्ण डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसे कहा गया रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स यानी रेलोस। दरअसल रूस अब चाहता है कि भारत सिर्फ हथियार खरीदे नहीं बल्कि हर लेवल पर कोऑर्डिनेट करे, जैसे ग्राउंड सपोर्ट को डेवलप करने में मदद करे, पेट्रोलिंग करने में मदद करे, सी मैपिंग करने में मदद करे। तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि रूस और भारत इंडियन ओशन में सी मैपिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज करते हुए नजर आ सकते हैं और भारत के एंटी पायरेसी मिशन में रूस काफी हद तक मदद कर सकता है। तो आने वाले समय में जियोपॉलिटिकल नैरेटिव, स्पेशली इंडो पैसिफिक का फ्री मैरीटाइम पैसेज रूस और भारत के कंट्रोल में होगा। इसकी एवज में रूस भारत को आर्कटिक एनर्जी मिशन में सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से भारत का पोलर रूट डेवलप होने में मदद मिलेगी, जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए काफी होगा। भारत और रूस के बीच डिफेंस ट्रेड में 36% की गिरावट आई है।
इसका ये भी एक कारण है कि भारत अपने डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज कर रहा है और डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। इसका एक एग्जांपल ये है कि हमने रशिया के फाइटर जेट्स के साथ साथ राफेल भी खरीदा जो फ्रांस से लिया गया है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसकी वजह से भारत रूस पर इतना भरोसा करता है वो है एनर्जी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर यानी तेल खरीदने वाला देश है। साल 2024-25 में भारत ने अपनी टोटल कैपेसिटी का 38% यानी करीब $63 बिलियन का तेल सीधे रशिया से खरीदा था, जो रूस यूक्रेन वॉर से पहले 2% हुआ करता था। यही कारण है कि अमेरिका भारत पर इल्जाम लगाता है कि भारत कम दामों में रूस से तेल खरीदकर दुनिया के मार्केट्स में बेचता है, जिसकी वजह से रूस को फायदा होता है और इनडायरेक्टली भारत रूस यूक्रेन वॉर को फाइनेंस कर रहा है। Not acceptable for India to continue financing this war by purchasing the oil from Russia. एक और जो बहुत बड़ा कंसर्न है जो भारत और रूस के संबंधों को प्रभावित करता है वो है अमेरिका का काट्सा एक्ट यानी काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इस एक्ट के तहत अमेरिकन एडवर्सरीज यानी अमेरिका के जो दुश्मन देश हैं जैसे रूस, अगर उससे कोई हथियार खरीदता है तो अमेरिका उस पर सैंक्शन लगाता है। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 1 यानी जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे तो भारत को इसमें छूट दी गई थी और भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदा था। व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इस समिट में रूस और चीन की बढ़ती हुई नजदीकियों पर भी बात कर सकता है। यानी भारत रीएश्योरेंस चाहेगा कि चीन किसी भी प्रकार से रूस और भारत के संबंधों को प्रभावित न करे। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार आर्कटिक मोबिलिटी, स्पेस सेक्टर और हाई एंड टेक्नोलॉजीज इस समिट के एजेंडा में हैं, क्योंकि चीन अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है। It was in 2017 that China first declared its aim to build a polar Silk Road, an Arctic sea route connecting North America, East Asia, and Western Europe. More than half of this Silk Route passes through the waters near Russia. For years, Russia has been trying to develop its northern coast. और अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भारी चंक वो आर्कटिक में इन्वेस्ट कर रहा है। इस वजह से रूस ये चाहता है कि भारत भी आर्कटिक की तरफ देखे, आर्कटिक में इन्वेस्ट करे ताकि चीन को काउंटर किया जा सके, चीन की मोनोपोली न क्रिएट हो सके। इस वजह से रूस भारत को लाना चाहता है। India and Russia could well team up on Arctic shipbuilding. जब भारत रूस के साथ मिलकर आर्कटिक में काम करेगा तो भारत के आर्कटिक एनर्जी मिशन को मदद मिलेगी। और इसी का रिजल्ट था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में चेन्नई टू व्लादिवोस्तोक सी रूट यानी मैरीटाइम रूट को प्रपोज किया था और इंडियन डायस्पोरा को मजबूत करने की बात कही थी। लेकिन उसके बाद कोविड आ गया तो इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं हो पाया। लेकिन फिर से इस समिट में इस चेन्नई टू व्लादिवोस्तोक रूट को चर्चा में लाया जा सकता है। यानी ये देखने वाली बात होगी कि जब पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी तो किस तरीके का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन निकल करके आता है, यानी भारत और रूस आने वाले समय में कैसे काम करेंगे और कैसे इस जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर को बैलेंस करेंगे, अमेरिकन नैरेटिव को बैलेंस करेंगे, ये देखने वाली बात होगी।